नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग सिस्टम के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने जीडीपी और जीएनपी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब हम लोग एनडीपी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो एनडीपी के टॉपिक को समझेंगे, साथ ही साथ इसको कंपेयर करेंगे हम जीडीपी और जीएनपी के साथ भी, जो स्वतः ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि ये नेट कॉन्सेप्ट की जरूरत क्या है। तो अभी तक जब हम जीएनपी यानी जी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते थे, तो उसमें जितनी भी चीजें उत्पादित हुई हैं, जो भी चीज प्रोड्यूस की जा रही हैं, उन सारे चीजों का, सारे वस्तुओं या सेवाओं का ग्रॉस वैल्यू लेते थे। अब अगर कोई चीज पिछले वर्ष प्रोड्यूस हुई है और उसके नेक्स्ट ईयर में अगर उसकी वैल्यू लेनी है, तो क्या उतनी ही कीमत लेंगे जैसा पिछली वर्ष ली थी? तो यहीं पर जरूरत आती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन मतलब होता है मूल्य ह्रास, यानी किसी चीज की कीमत लास्ट ईयर यानी पिछले साल जितनी थी उससे कम इस वर्ष हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो वो जो वैल्यू, जो कम की हुई वैल्यू है, वही उसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू होगी। तो जब कैलकुलेशन करते समय यानी नेशनल इनकम का, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय वस्तुओं या सेवाओं को, तो सामान्यतः डेप्रिसिएशन वस्तुओं के संदर्भ में होता है। जब हम वस्तु या सेवा के वैल्यूज को जो पिछले साल जितनी थी उसकी तुलना में डेप्रिसिएट करते हुए यानी कि मूल्य ह्रास करते हुए कैलकुलेशन में लाएंगे, तो उसे हम कहेंगे नेट कॉन्सेप्ट। यही चीज यहां पर डिफाइन की गई है। जब सकल मूल्यों में से फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू, चाहे वह बाजार मूल्य पर लिया गया हो, इट इज टेकन ऑन मार्केट प्राइस, या फिर साधन लागत पर, और इट इज टेकन ऑन फैक्टर कॉस्ट, व्हेन द डेप्रिसिएशन इज मेड, जब उसकी वैल्यू यानी जो ह्रास है उसको घटा दिया जाता है, तो जो वैल्यू मिलती है वो नेट कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब इसी नेट कॉन्सेप्ट से जीडीपी से जब इसे जोड़ते हैं यानी जीडीपी से जब रिलेट करते हैं, तो एनडीपी बन जाता है, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहले क्या था? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी, वस्तुएं कैलकुलेशन में आई जिनकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही हैं, उनकी जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएट हो रही हैं। यानी अगर मान लीजिए किसी कार की वैल्यू हमने पिछले साल ली 10 लाख, तो जरूरी नहीं है कि उसके नेक्स्ट ईयर में अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसे 10 लाख लेंगे। यानी डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि अगर डेप्रिसिएशन का रेट 20% के हिसाब से है, तो 10 लाख का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 2 लाख। यानी कि 10 लाख में से 2 लाख क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो जब अकाउंटिंग में उसे रखा जाएगा तो 10 लाख नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? 8 लाख। यानी कार की वैल्यू डेप्रिसिएट होकर के कैलकुलेशन में आएगी। इसी तरह से जितने भी गुड्स हैं जिनको पिछले साल हमने कैलकुलेट किया था फुल वैल्यू पर, उसके अगले साल 20% के रेट से डेप्रिसिएशन है तो 20%, 10% के रेट से डेप्रिसिएशन है तो 10%, 30% के रेट से डेप्रिसिएशन है तो 30%, और इसी क्रम में आने वाले सालों में भी उसकी डेप्रिसिएटिंग वैल्यू को कैलकुलेट की जाती है। और एक वक्त ऐसा आ जाता है जब कैलकुलेशन में उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे एक एसी खरीदा, अब एसी खरीदा तो उसकी वैल्यू मान लीजिए 50,000 रुपए थी और उसे किसी कार्यालय में लगाया, किसी ऑफिस में लगाया। अब जिस साल उसको लगाया गया उस साल तो उसकी वैल्यू 50,000 रुपए थी, तो उस ऑफिस के एसेट में वो 50,000 कैलकुलेट हुआ। लेकिन अगले वर्ष एसेट तो वो एसी है, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन का रेट लगा दिया 20%, तो अब 50,000 का 20% कितना हुआ? 10,000 रुपए।
10,000 रुपीज। तो अगले बार जब उस ऑफिस के एसेट में यानी उस कार्यालय के एसेट में उसे रखेंगे तो उस एसी की वैल्यू 40,000 हो जाएगी। अगर उसके अगले साल जाएंगे और उसी एसी की वैल्यू जो है 20% के रेट से घट रही है तो 20 यानी 40,000 का 20% यानी कि 8,000, तो उस साल में उसकी वैल्यू 32,000 लेंगे। अब इसी हिसाब से उसे डेप्रिसिएट करते जाइए आप, तो एक वक्त आएगा जब उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो जब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस वस्तु की कीमत जो है कैलकुलेट करते समय, अकाउंटिंग करते समय 0 मानना पड़ेगी। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया, लेकिन यहां पर तो हमारे पास बहुत विस्तृत यानी पूरे देश का जीडीपी है, पूरे देश। और पूरे देश का जीडीपी मतलब हमारे देश की सीमाओं में चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, देशी हो विदेशी हो, जितना भी प्रोड्यूस किया, चाहे वो वस्तु यानी गुड्स या फिर सर्विसेज, उन सब की वैल्यू को हम रखते हैं जीडीपी में। अब जितनी भी वस्तु या सेवा थी, जब हम उसके नेक्स्ट ईयर में कैलकुलेट करेंगे, अगले साल में कैलकुलेट करेंगे, और अगर उस वैल्यू को यानी उस वस्तु या सेवा को अगले साल लेने की जरूरत है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसे अगले साल अगले वर्ष में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं कैलकुलेशन में। तो अगर कैलकुलेशन में वो आएगा तो उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होकर के ही आएगी। और जब जीडीपी की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन यानी उन वस्तुओं की वैल्यू को डेप्रिसिएट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट व्हेन डेप्रिसिएशन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम जीडीपी इट बिकम्स एनडीपी। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि जीडीपी में से डेप्रिसिएशन यानी कि जिन वस्तुओं की कीमत धीरे धीरे कम हो रही है, तो कम होने के आधार पर जब जीडीपी की वैल्यू को कम कर दिया जाता है तो उस वैल्यू को हम लोग एनडीपी कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में वह जीडीपी जिसमें एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती यानी ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। मूल्य कटौती सरकार द्वारा तय होता है और भारत में यह केंद्रीय और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है। भारत में जो हमारी यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, ये तय करती है कि किसी वस्तु का डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा, कार का डेप्रिसिएशन रेट क्या होगा, मोटरसाइकिल का डेप्रिसिएशन रेट क्या होगा, एसी का डेप्रिसिएशन रेट क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है तो उसका डेप्रिसिएशन रेट क्या होगा। ऐसी हजारों वस्तुएं, तो उन वस्तुओं के डेप्रिसिएशन के रेट के आधार पर हम क्या करते हैं, जीडीपी में से उसे माइनस कर देते हैं, और माइनस कर देने के बाद जो कैलकुलेशन आता है उसे एनडीपी कहते हैं। तो एनडीपी जो है उसको भी हम इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं जैसे जीडीपी में कर रहे थे। जीडीपी में भी एक वर्ष में दौरान होने वाली जो एक वर्ष के दौरान जो भी वस्तु या सेवा का उत्पादन हुआ उसको कैलकुलेट करते थे। इसमें भी एनडीपी में भी यही करेंगे, एक वर्ष के दौरान जो वस्तु या सेवा का उत्पादन हुआ उसको कैलकुलेट करेंगे। केवल अंतर ये रहेगा कि ऐसी वस्तुएं या सेवाएं जिनकी वैल्यू को हमें इस वर्ष भी काउंटिंग में लानी है, लेकिन पिछले वर्ष उनको उत्पादित किया गया था और इस साल भी उसे अकाउंटिंग में ला रहे हैं, तो उसकी वैल्यू जितनी पिछले साल थी उतनी नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होकर के इंक्लूड की जाएगी। तो डेप्रिसिएशन के बाद, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू बचेगी, और ये वैल्यू अगर पूरे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं के आधार पर तैयार किया जाए तो वो जीडीपी जो डेप्रिसिएशन के बाद बनेगी वो जीडीपी नहीं होगी, वो एनडीपी होगी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगी। और ये चीज याद रखना है कि ये जो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन जो है ये भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा तय की जाती है कि किसी वस्तु का डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा। मशीनरी है, गुड्स है या कोई सर्विसेज है, अगर सर्विसेज में तो डेप्रिसिएशन की संभावना नहीं रहती है, लेकिन गुड्स जो होती हैं उनमें, वस्तुओं में डेप्रिसिएशन का प्रभाव होता है। अब ये एनडीपी का कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसका यूज क्या करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। ये
एनडीपी को समझना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि इसका काफी इस्तेमाल होता है। देखिए, डेप्रिसिएशन के चलते होने वाली कमी को समझना कि भाई कोई वस्तु की कीमत हर साल एक जैसी नहीं रहेगी, उसकी कीमत धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इस बात को समझने में हमें कौन मदद करता है? एनडीपी मदद करता है। अगर एनडीपी का कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे तो हम क्या फॉल्स वैल्यू कैलकुलेट करते रहेंगे? पता चला जो एसी 10 साल पहले जो वैल्यू थी 10 साल बाद भी उसको उतना ही कैलकुलेट करते, तो एसेट क्या फॉल्स हो जाएगा? अब वो एसेट फॉल्स होगा तो अब किसी संस्था की जो ताकत है, किसी संस्था की जो एसेट है, उसका गलत कैलकुलेशन हो जाएगा, और गलत कैलकुलेशन होगा उसके आधार पर अगर उसे कर्ज देना हो, उसके आधार पर अगर उसे कोई सुविधा देनी हो तो सरकार फिर गलत उसको एसेस कर पाएगी। तो इसीलिए एनडीपी को समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर एनडीपी क्या है, नेट हमारे देश का एनडीपी क्या है। तो एनडीपी को समझ जाएंगे तो उस देश में जो डेप्रिसिएशन की जो प्रोसेस है, गुड्स जो सब वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, अगले साल कितनी वस्तुओं का निर्माण हुआ, पिछले साल कितनी वस्तुओं का निर्माण हुआ, पिछले साल की वस्तुओं के निर्माण में जो डेप्रिसिएशन हुआ उसकी वैल्यू को हम समझ जाएंगे, और इस तरह से ये हमारी डेप्रिसिएशन के चलते होने वाली जो हमारे देश में कमी है वस्तुओं की, उसको समझने में मदद करता है। अब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी ये मदद करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि अब बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे गुड्स हैं, तो अब उन वस्तुओं में डेप्रिसिएशन कम से कम हो, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई वस्तु आपने खरीदा तो डेप्रिसिएशन किस आधार पर तय होता है कि उसकी उपयोगिता, यूटिलिटी डे बाय डे कम होती जा रही है, उसमें हमको नए पार्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, उसे हमें रिपेयरिंग करनी पड़ रही है, उसकी उपयोगिता, यूटिलिटी कम होती जा रही है, इसी आधार पर डेप्रिसिएशन होगा ना किसी चीज का। कोई इलेक्ट्रिकल गुड्स है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, कोई मशीनरी है, अब मशीनरी वक्त के साथ खराब होते जाएगा, तो अगर मैं जल्दी खराब होने वाली मशीन है तो हम समझ जाएंगे कि उसका डेप्रिसिएशन रेट ज्यादा होना चाहिए। और ऐसी मशीनरी है जो बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, 100 साल तक खराब नहीं होने वाली है, तो उसका डेप्रिसिएशन रेट बहुत कम होगा, है ना? यही करेंगे ना। तो जो अनुसंधान और विकास हमारे देश में रिसर्च और डेवलपमेंट की प्रक्रिया कैसी चल रही है, कैसे जो है वो मशीनरी का उत्पादन हो रहा है, उन सब चीजों को समझने में भी ये एनडीपी हमारी मदद करता है। और कभी भी एनडीपी का जो उपयोग है, एनडीपी का उपयोग अर्थव्यवस्था की तुलना में नहीं किया जाता है। जब भारत की इकोनॉमी की तुलना करना हो, यूएसए की इकोनॉमी की तुलना करना हो, या दूसरे देशों की इकोनॉमी की तुलना करना हो, तो एनडीपी का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए हर देश में डेप्रिसिएशन का रेट अलग होता है। भारत में कार का डेप्रिसिएशन का रेट अलग होगा, यूएसए में अलग होगा, जर्मनी में अलग होगा, है ना, और अफ्रीकन कंट्रीज में अलग होगा। हर देश में डेप्रिसिएशन का रेट अलग होगा। तो डेप्रिसिएशन के आधार पर अगर एनडीपी बनता है तो डेप्रिसिएशन का रेट अगर अलग है तो एनडीपी की वैल्यू वेरी करेगी डेप्रिसिएशन के रेट के आधार पर। तो अगर आप एनडीपी के आधार पर कंपेयर करेंगे तो आप वास्तविक तुलना देशों की अर्थव्यवस्था की नहीं कर पाएंगे। तो जब इकोनॉमी को कंपेयर करना होता है, तो मैंने आपको जीडीपी के दौरान बताया था, तो जब इकोनॉमी को कंपेयर करना होता है तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक किसका इस्तेमाल करती है? जीडीपी का इस्तेमाल करती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। एनडीपी का उपयोग नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए भारत में कारों का डेप्रिसिएशन रेट 10% के हिसाब से लगाया जाता है, यूएसए में यही रेट 20 या 25% हो सकता है, जर्मनी में ये रेट और भी 25 से 30% का हो सकता है। वो ये मान के चलते हैं कि ये जो गाड़ियां हैं, इनकी जो मशीनरी है, ये जल्दी खराब होती जाएंगी, इनकी मशीनरी खराब होगी तो पॉल्यूशन जल्दी बढ़ जाएगा, इसीलिए इसको डेप्रिसिएशन का रेट ज्यादा होना चाहिए। ऐसा कई देश सोचते हैं। भारत में ये सोच अलग होगी, क्योंकि भारत अभी डेवलपिंग कंट्रीज है। अगर हम तेजी से डेप्रिसिएट कर देंगे, उसकी वैल्यू बहुत तेजी से गिरने लग जाएगी, तो इसका इंपैक्ट भी इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि हर एक देश में डेप्रिसिएशन का रेट अलग अलग होता है। तो एनडीपी का उपयोग हम लोग रिसर्च और डेवलपमेंट के सेक्टर में अगर दो देशों की तुलना है करनी है तो वहां तो करते हैं, लेकिन अगर पूरी इकोनॉमी को कंपेयर करना हो तो वहां इसकी कोई इस्तेमाल नहीं करते। अब यहां पर एक और फैक्टर आ जाता है, एनएनपी,
नेट नेशनल प्रोडक्ट। अभी जीडीपी से निकल के क्या बन गया? एनडीपी। जीडीपी से निकला तो क्या बन गया? एनडीपी। और अगर जीएनपी की बात करेंगे और जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एनएनपी। ठीक है, तो अभी आपने एनडीपी की बात की, अभी दिमाग को थोड़ा चेंज करना है आपको। एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। नया कॉन्सेप्ट क्या है? एनएनपी। अब ये भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आ जाता है, एनएनपी। एनएनपी क्या होता है? तो जब जीएनपी में से, अब ये जीएनपी क्या है? ग्रॉस वैल्यू है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। याद होगा आपको, पिछले वीडियो में पढ़ा है आपने डिटेल में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ? जब जीडीपी में हमारे देश के लोगों के द्वारा विदेशों में अर्जित आय को जोड़ दिया गया और विदेश के लोगों के द्वारा हमारे देश में अर्जित जो उनकी आय थी उसे घटा दिया गया, क्या बन गया? जीएनपी। अब ये जीएनपी में से भी अगर डेप्रिसिएशन, यानी जो वस्तु या सेवाएं डेप्रिसिएट हो रही हैं उस वैल्यू को माइनस कर दिया गया जीएनपी में से। डेप्रिसिएशन आप समझ ही चुके हैं, वस्तुओं की वैल्यू जो है इस साल जितनी हुई अगले साल थोड़ी कम हो जाएगी, उसके अगले साल और कम होती जाएगी। तो वस्तु या सेवा के वैल्यू को अगर डेप्रिसिएशन के बाद कैलकुलेट करेंगे तो वो जो जीएनपी बनेगा वो जीएनपी एनएनपी होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए जीएनपी और एनएनपी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हमें राष्ट्रीय आय की बात करनी होती है, नेशनल इनकम की, तो हम एनएनपी की बात करते हैं। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जगह आपको लिखा मिलेगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज नेशनल इनकम। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है हमारी राष्ट्रीय आय है। क्यों? क्योंकि देखिए जीएनपी में क्या होता है कि जीएनपी जब कैलकुलेट करते हैं तो वो सारे देश के नागरिक, चाहे वो भारत में रह रहे हो चाहे विदेश में रह रहे हो, उन सभी की आय को हम कैलकुलेशन में लाते हैं। जीएनपी में क्या करते हैं? भारत के नागरिक कहीं भी हो, विश्व में कहीं भी रह रहे हो, भारत में रह रहे हो या विश्व के किसी भी देश में रहो, जहां से भी वो इनकम कर रहे हैं सब किस में आ जाता है? जीएनपी में आ जाता है ना। सिर्फ जीएनपी में एक चीज जो माइनस होती है वो ये कि जो हमारे देश में आकर के जो विदेशी लोग जो इनकम अर्न करते हैं उसे माइनस कर देते हैं। तो अब देखिए जीएनपी में से अगर आपने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि हमारे देश के लोग, जितने भी लोग हैं, चाहे भारत में रह रहे हो या विदेश में रह रहे हो, उन्होंने जो भी आय अर्जित की वो सब इसमें आ गया और डेप्रिसिएशन भी माइनस हो गया। अब इस डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो जीएनपी बचा वो एनएनपी हो गया। अब इसी एनएनपी को अगर आप जीडीपी से जोड़ना चाहें तो भी कर सकते हैं। देखिए जीएनपी की वह फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, है ना, माइनस डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी में अगर हमारे देश के लोगों के द्वारा अर्जित आय को जो दूसरे देशों में है उनको ऐड करें, दूसरे देश के लोगों के द्वारा हमारे देश में आय अर्जित की गई उसे माइनस करें और साथ में डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो एनएनपी निकल आता है। तो NNP is related with GNP also, NNP is related with GDP also, and when depreciation is reduced from GNP it becomes NNP. It should be remembered always. तो NNP at factor cost is the national income of any country. अगर NNP को फैक्टर कॉस्ट पे निकाल लिया जाए तो ये राष्ट्रीय आय बन जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, चूंकि NNP हो या GNP, इसमें देश के सारे लोग आ जाते हैं चाहे वो कहीं भी रह रहे हो। तो अगर आप GNP को या अगर आप NNP को हम पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, भारत की जितनी जनसंख्या है एनएनपी को भारत की कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बन जाएगा। यही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये भी हम बताएंगे आपको
एक व्यवहारिक एग्जाम्पल दे करके किसी और वीडियो में कि ये जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, जीएनपी ये किस तरह से हमारे देश की वर्तमान में स्थिति क्या है, और 1-2 सालों का तुलना भी करके देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन यहां पर आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि एनएनपी जो होता है, एनएनपी में देश के सभी लोग होते हैं, चाहे वो देश में रह रहे हो या विदेश में रह रहे हो। तो जब पर कैपिटा निकालना होता है, व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट पर कैपिटा, देन वी हैव टू डिवाइड नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी बाय होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। देश की कुल जनसंख्या से उसे डिवाइड कर दीजिए, पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। तो पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए भी एनएनपी की हमें जरूरत होती है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लिया तो हमें इससे नेशनल इनकम की एक प्रभावी इफेक्टिव इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो एनएनपी और जीएनपी को अगर हमने समझ लिया तो नेशनल इनकम को समझने में हमें मदद मिलती है। अब हम लोगों ने यहां पर जीडीपी को भी देख लिया, जीएनपी को भी देख लिया और एनएनपी को भी देख लिया। ये आप लोग ये एनएनपी वाला कॉन्सेप्ट जो हमने इस वीडियो में देखा है, इससे पहले के वीडियोस में आप जीडीपी और जीएनपी कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, है ना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारे वीडियोस इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और फर्दर भी जो महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलेंगे उसे भी आप पढ़ सकेंगे। लेकिन ये जरूर ध्यान रहे कि जो वीडियोज हैं उसे आप पूरा देखिए, क्योंकि इसमें बीच बीच में बहुत गंभीर चीजें, बहुत गंभीर बातें हैं। अगर आप ऊपर ऊपर उसको देखेंगे, समझेंगे, तो जो हमारी गंभीरता है, जो इस विषय को आपको बताने के लिए हमने जो एफर्ट किए उसे आप उतना बेहतर नहीं समझ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप मेंस में कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे या प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आप फंस रहे होंगे, वहां पर हमारा ये कॉन्सेप्ट आपकी जरूर मदद करेगा। इसके अलावा आपको इंटरव्यू के दौरान भी, जब आप चर्चा में होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे किसी बात पे इंटरव्यू के दौरान, जब भी एमपीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी में या किसी भी एग्जाम के इंटरव्यू के दौरान, तो इन विषयों पर चर्चा होती है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इनके बीच डिफरेंसेस, इनकी यूटिलिटी, तो वहां पर भी आपको ये सब बातें मदद करेगी। तो इसीलिए आप इनको पूरा पढ़िए, और अगर इसमें आपको कुछ कमी नजर आती है तो स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक हैं, इनको हमने संक्षेप में आपके सामने लाने की कोशिश की है। तो आप इसके लिए ये कॉन्सेप्ट के आधार पर बुक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने नॉलेज को और अपग्रेड कर सकते हैं और बेहतर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात ये कहना चाह रहे थे कि अब जीडीपी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जीएनपी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जीडीपी जब आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा कि भारत में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एक वर्ष के भीतर जितनी भी वस्तु या सेवा उत्पादित हो रही हैं, उन सबका वैल्यू हमने ऐड कर दिया, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम के भीतर, भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर। ऐसे 2-3 बातों को याद रखने की जरूरत है जीडीपी के कॉन्सेप्ट में। उसको फैक्टर कॉस्ट पे भी निकाल लिया, मार्केट प्राइस पे भी निकाल लिया। फिर जीएनपी में गए तो थोड़ा अलग हो गया। उसमें जीएनपी कैलकुलेट करते समय हमने देखा कि जब जीएनपी कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें भारत के लोग, चाहे भारत में रह रहे हो या विदेश में रह रहे हो, उन सबकी जो इनकम है, उन सबके जो प्रोड्यूस वो लोग कर रहे हैं, चाहे देश में प्रोड्यूस कर रहे हो या विदेश में कर रहे हो, सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वस्तुओं की और सेवाओं की। लेकिन साथ में एक चीज ये भी किया कि अगर विदेश के लोग हमारे देश में आकर के और कुछ इनकम कर रहे हैं और अपने देश में ले जा रहे हैं तो उसे माइनस कर लिया। इसको भी हमने फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर लिया। फिर एक तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया जिसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर ये नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है, उससे पहले एनडीपी, है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो एनडीपी में आपने क्या देखा, इसमें ये हुआ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कि इसमें हमने जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर लिया। ये फॉर्मूला भी आपके सामने आ गया। फिर आपको हमने एनएनपी के बारे में बताया। एनएनपी में क्या किया, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर लिया। अब देखिए 4 चीजें आ गई, जीडीपी, जीएनपी एंड एनडीपी और एनएनपी।
क्लियर है बात? जीडीपी में से जब डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा? एनडीपी। और जीएनपी में से जब डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा? एनएनपी। इनकी सबकी उपयोगिता भी आपको मालूम पड़ गई कि जीडीपी की उपयोगिता क्या है, जीएनपी की उपयोगिता क्या है, इसके अलावा ये हमारे एनडीपी की उपयोगिता क्या है और एनएनपी की उपयोगिता क्या है। अगर पर कैपिटा कैलकुलेट करना हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी? एनएनपी की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें रिसर्च और डेवलपमेंट की स्थिति को बेहतर जानना है तो हम किसकी जरूरत पड़ेगी? एनडीपी की जरूरत पड़ेगी। भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के साथ या दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था भारत से कैसे जुड़ी हुई है, भारत के लोग कितने, भारत के लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी कितनी है, या दूसरे देश के लोग हमारे देश में आकर कितना व्यापार या वाणिज्य कर रहे हैं, इसको जानने के लिए जीएनपी की जरूरत पड़ेगी। और हमारे देश में ओवरऑल वस्तुओं और सेवाओं का कुल कितना उत्पादन हो रहा है, उसका कितना मौद्रिक मूल्य है, इसको जानने की जरूरत है। और दो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को तुलना करना हो तो जीडीपी की जरूरत पड़ेगी। तो नेशनल इनकम को समझने के लिए, भारत में राष्ट्रीय आय को समझने के लिए और उसके लेखांकन के लिए, अकाउंटिंग के लिए इन सब कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी होता है। जीडीपी को भी, जीएनपी को भी, एनडीपी को भी और एनएनपी को भी। और अगर इन कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो आपको नेशनल इनकम और अकाउंटिंग के बारे में एक सामान्य जानकारी अवश्य मिल जाएगी। अब मैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में आपको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, इनकम मेथड, देन एक्सपेंडिचर मेथड एंड जीबीए मेथड या प्रोडक्ट मेथड, उनको भी हम अलग अलग आपको बताएंगे, जिससे ये जो डिफिकल्टी है कि नेशनल इनकम को इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे। और आजकल सबसे ज्यादा जो है लोगों को दिक्कत आती है जीबीए के बारे में, ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या है, उसको जीडीपी के साथ जो है हमेशा संबद्ध करके देखा जाता है। तो जीबीए के बारे में भी आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा अगली क्लास में, अगले वीडियो में। थैंक यू।